हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैमरा जो है वो शो नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पे, तो आज बिना कैमरा की ही क्लास होगी। और आज ये हमारी 5th क्लास है चैप्टर 15 की MME 2 की। आज हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, तो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था हेसन मैट्रिक्स का, आपको याद होगा क्लास 4th में, उसको करने वाले हैं। उसके बाद से टेंजेंट प्लेन का एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किसके लिए? तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन के लिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, चैप्टर 15 में भी है, 17 और 18 में भी है। तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इसके लिए आपको कहा था कि अगर हो सके तो चैप्टर 3 में जो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक था ना, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, वो रिवाइज करके आपको आना था। मैंने कहा था कि मेरे चैप्टर 1, 2, 3 के जो लेक्चर्स हैं वो फ्री में यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो आप थर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेक्चर देखना था आपको, चैप्टर 3 का। और जिनको क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन अगर एक बार भी किया हुआ है सेमेस्टर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको रिकॉल करा देंगे। तो चलिए आज अपने क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेसन मैट्रिक्स का ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। हेसन मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दे, कि अगर फंक्शन जैसे है एक्स वाई जेड, अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है लाइक x1 x2 x3, तो f11 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, f12 f13 f21 f22, जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे ना वैसे ही। अगर 3 वेरिएबल है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 वेरिएबल होगा तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसको बोलते हैं हेसन मैट्रिक्स। बस डेरिवेटिव को लिख देना है। अब हेसन मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग चैप्टर 17 और 18 में देखेंगे, जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वेरिफिकेशन के लिए होगा कि हाँ जो पॉइंट आया है वो हमारा मैक्सिमा मिनिमा का है या नहीं। तो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट के वेरिफिकेशन के लिए हम लोग हेसन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके कुछ कंपेयर करते हैं, फिर हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। तो अभी सिर्फ आपको हेसन मैट्रिक्स बनाना सीखना है। लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल किया था और ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा एच नहीं, फंक्शन का नाम था ए बी टी इज इक्वल टू 122 प्लस 3a माइनस 25t माइनस 75 b स्क्वायर माइनस a बाई b, ये है। अब इसका हेसन मैट्रिक्स निकालना है, इसका हेसन मैट्रिक्स निकालना है बच्चे। तो यहाँ भी कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 है। और ये जो है ना ए बी टी, ये सब कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ये सिर्फ आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, आपको धोखे में रखने के लिए कि आप कितना कंफ्यूज हो पाते हो, ये देखने के लिए। एक्स वाई जेड की जगह ए बी टी दे दिया है तो कोई बात नहीं, और फंक्शन एफ की जगह ए दे दिया है। तो अब हम लोग इतने स्मार्ट है कि समझ जाएंगे कि ए आएगा पहली जगह पे, फिर सेकंड में क्या आएगा बताओ, ए बी आएगा। फिर फंक्शन ए का डेरिवेटिव होगा पहले ए और सेकंड टी के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात? अब अगर सेकेंड रो में लिखेंगे तो बी ए, फिर बी बी, जैसे एफ वाई एक्स लिखते थे, एफ वाई वाई लिखते थे सेकेंड रो में ना, एफ वाई जेड, तो वाई की जगह पे क्या आएगा, बी आएगा, एक्स की जगह पे ए और जेड की जगह पे टी। तो वही हो रहा है ए बी टी। अब थर्ड वेरिएबल पहले आएगा तो ए टी बी ए टी टी, इस तीनों को मतलब तीनों रो को अरेंज कर देंगे तो ये हमारा हेसन मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हेसन मैट्रिक्स के लिए अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहाँ पे पहले पहुंचेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पहले निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पहले निकालेंगे, फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑर्डर एच नहीं ना, ए देखो तो इसमें कहीं ए है, ये रहा, इसमें ए है, यहाँ है, इन दोनों जगह पे ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ए करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर है माइनस ए बाई बी है, तो ए का करेंगे तो 1, और -1/b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो -1/b और a का हो जाएगा 1। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे ही करेंगे a b के बारे में, a b।
अब पहले ए बी करेंगे, हेसन मैट्रिक्स वाले होमवर्क का क्वेश्चन कर रही है, आपने कर लिया होगा तो देखो जरा, ए बी करेंगे तो बी कहाँ कहाँ दिख रहा है, बी यहाँ है और बी यहाँ भी है, तो दोनों का करना पड़ेगा, दोनों का करना पड़ेगा। तो देखना जरा, जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले -75b² है, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 नीचे में आ जाएगा -170 -150 और b आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इसका 2 नीचे आ गया तो -150 हो गया और इंटू b। नेक्स्ट है -a/b, -a/b का क्या होगा b के रिस्पेक्ट में, तो -a कांस्टेंट और b का हो जाएगा -1/b², माइनस माइनस प्लस हो गया a/b²। अब उसी तरीके से ए टी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t यहाँ पे है और कहीं है ही नहीं, तो -25। अब मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था कि हेसन मैट्रिक्स में क्या क्या नज़र आना चाहिए, ए मतलब सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, तो ये लो ए, कहीं पे a है क्या, नहीं है ना, तो 0। a b, इसमें a है नो, सॉरी इसमें b है नो, इसमें b है हाँ जी, तो ये हो जाएगा माइनस से हो जाएगा +1/b²। समझ में आ रही है बात, +1/b²। तो इसको आप लोग करें जरा, सेकेंड ऑर्डर तीनों कॉलम में निकालना, सेकेंड ऑर्डर ए बी ए, सेकेंड वाले कॉलम में ए बी बी, ए बी टी निकालना, थर्ड वाले कॉलम में ए टी ए। वैसे थर्ड वाले कॉलम में तो कितना मज़ा आ रहा है ना, ए टी ए = 0 ही हो जाएगा, ए टी बी भी 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, ए टी टी भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब b के रिस्पेक्ट में करोगे, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +1/b², और ए टी जब करोगे तो t है ही नहीं कहीं पर, फर्स्ट डेरिवेटिव में देखेंगे तो 0। अब यहाँ पर चलोगे तो ए बी ए है क्या, a हाँ जी है, a का तो 1 हो जाएगा और कोफिशिएंट जैसा आ जाएगा 1/b²। ए बी बी, b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -150। हाँ अब इसका बताओ 1/b² का क्या होगा, 1/b² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो b⁻⁻2 का डेरिवेटिव करेंगे तो -2b⁻⁻3 यानी -2/b³। ये सब आप 11th-12th में करते आए होंगे। और a कोफिशिएंट है तो a × -2/b³। अब a b t निकालेंगे, कहीं पर भी t है क्या, नहीं, तो 0। तो सारे डेरिवेटिव आ गए हैं, अब बस आप हेसन मैट्रिक्स में इनको अरेंज कर दो। तो पहला ये तीनों तो फर्स्ट रो में आएगा तो 0, 1/b² 0, सेकेंड वाला आएगा 1/b², फिर b भी आएगा -150 -2a/b³ और a b t 0, और यहाँ पर तो 0 0 0। तो ये आ गया हमारा हेसन मैट्रिक्स। समझ में आई बात बच्चे? तो हेसन मैट्रिक्स बनाना बहुत ही इजी है, ये किसी मतलब 1 मार्क या 2 मार्क में ही आपसे पूछा जाएगा, या बहुत डिफ़िकल्ट फंक्शन दे देंगे तो 3-4 नंबर में भी पूछ सकते हैं। वैसे 1-2 नंबर से ज़्यादा का बनता नहीं है ये क्वेश्चन। ये आता है 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, लेकिन सेमेस्टर 3rd में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो अभी इतना ही करना है बस, हेसन मैट्रिक्स कैसे बनता है यही बस आपको सीखना है। क्लियर बच्चे? जवाब आपको देना है, जब आपसे रिप्लाई की उम्मीद की जाए तो रिप्लाई आपको देना है। रिप्लाई एक और बात का संकेत देता है कि सारे कनेक्शंस वगैरह सही हैं, 2 वे कम्युनिकेशन जारी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना आपका, तो आप अपना माइक ऑन ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एक टेंजेंट प्लेन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन कराया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, और एक मैंने कहा था कि टेंजेंट प्लेन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टफ में आता है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल मतलब इसमें कोई नंबर नहीं होता है, नो नंबर एट ऑल। आपको सिर्फ अपना लॉजिक को हमेशा जो है वो होल्ड करके रखना है और लॉजिक के अकॉर्डिंग ही चलते जाना है, चाहे नतीजा कुछ भी आए। और कुछ होता है कैलकुलेटिव,
कैलकुलेटिव में आंसर आता है लास्ट में, आंसर आता है, फिर हम लोग मैच करते हैं, आंसर मैच कर गया तो सही था, नहीं मैच किया तो गलत था। एनालिटिकल में क्या होता है कि सोच समझ करके करना है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन जरा आप लोग लिखना, प्रूव डैट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और ऐसा नहीं है कि आ गया है तो नहीं आएगा, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जिनके पास सही में कोई नॉलेज है। चीटिंग वीटिंग वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, या एक रात पहले रटने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। प्रूव डैट द टेंजेंट प्लेन टू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू, थोड़ा सा इसमें कुछ फेरबदल कर देंगे एग्जाम में, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है ये। पासिस थ्रू दी ऑरिजिन। सबसे पहले तो इसमें है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो बच्चे समझ गए ना, तो आधा काम तो वहीं पे हो गया। अब कहोगे मैम इसके लैंग्वेज में ऐसी बात क्या है जो आप ऐसा बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनो। ये कोई कर्व है, सपोज करो इस कर्व की इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई बाई एक्स। मान लो ये एक पॉइंट है x नॉट y नॉट z नॉट, या x नॉट y नॉट z नॉट ना लेकर के अगर अल्फा बीटा गामा ले लें तो कोई दिक्कत? तो इसको ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा, ताकि दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब इस पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट प्लेन्स टू जेड पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब इस पे जो तुम टेंजेंट प्लेन बनाओगे वो आगे चल करके कहीं किसी ओरिजिन से पास कर रहा होगा। इस पे जो टेंजेंट प्लेन है वो आगे चल करके, क्या ऐसे थोड़ा सा शो करना चाहिए था, ऊपर से भी तो प्लेन पास कर सकता है, लेकिन ये टच कर रहा होगा ऊपर से, जैसे ग्लास का स्लाइड नहीं चला जाता, ये कहीं आगे जाकर के ओरिजिन से पास कर रहा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो करना क्या है बेसिकली हमें, कि सबसे पहले कोई तो एक पॉइंट हमें लेट कर लेना है अल्फा बीटा गामा, जो कि इस कर्व पे है z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स। हमने अल्फा बीटा गामा लेट कर भी लिया है। उस पे फिर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और जब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो लास्ट में फिर वेरीफाई करेंगे कि ओरिजिन उसमें लाई कर रहा है या नहीं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है तो ओरिजिन जरूर उसमें लाई कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सुनो, लेट अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट ऑन z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स। ये फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का कोई एक पॉइंट ले लिया हमने अल्फा बीटा गामा, और इस पे एक टेंजेंट प्लेन है। अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे, और फिर बाद में शो करेंगे कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 0 से। तो इसको दो स्टेप में करना है, पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है हमें। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ ध्यान दो। अब सिंस अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द कर्व, तो एक इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रख लो, लाइज ऑन द कर्व, सो वी कैन राइट z की जगह पे गामा, x की जगह पे अल्फा एफ बीटा बाय अल्फा। इसको कहीं रख लो, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा कर्व पे है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा कर्व की इक्वेशन को। क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको याद है क्या इक्वेशन होती थी? z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई नॉट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखना पड़ेगा हमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय, टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय z माइनस जेड नॉट, यहाँ पर जेड नॉट गामा है तो गामा कर दो, इज इक्वल टू एफ एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट यानी कि एक्स माइनस अल्फा प्लस एफ वाई डैश इंटू वाई माइनस बीटा। ये है। अब हमारे पास तो एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश है ही नहीं, ये तो हमने निकाला ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या था? x इंटू
अच्छा यहाँ पर ना f से कंफ्यूज कर जाओगे, इसको अभी z लिख दो, क्योंकि f के अंदर में ना दूसरा z है। ध्यान से सुनो, z और z, तो z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड एक्स डैश निकालेंगे, तो बी केयरफुल, ध्यान देना। जेड एक्स डैश लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एक्स यहाँ भी है एक्स अंदर भी है, तो कौन सा रूल लगेगा डिफ्रेंसिएशन में, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो जगह एक्स दिख रहा है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ध्यान से देखो, अभी मैंने एक्स को कांस्टेंट रखा, तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो फंक्शन पे डेरिवेटिव लगेगा, और फिर जो अंदर में है ना इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो y बाई एक्स का जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अब एफ वाई बाई एक्स को रख दिया कॉमन, और x का हो गया 1, यानी जेड एक्स डैश हो गया, ये x से एक x कैंसिल, माइनस वाई बाई एक्स एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एफ वाई बाई एक्स। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा पे। समझ में आ रही है बात? तो जेड एक्स डैश की, क्योंकि उसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए ना, तभी तो टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे निकलेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अल्फा डाल देंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ बीटा डाल देंगे। तो माइनस बीटा बाई अल्फा एफ डैश बीटा बाई अल्फा प्लस एफ बीटा बाई अल्फा। इसको आप कहीं रख लो, जैसे जेड एक्स डैश निकाला है ना, वैसे ही क्या निकालेंगे अब हम लोग, जेड वाई डैश भी निकालेंगे। पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया जो मैंने जेड एक्स डैश निकाला? क्यों नहीं कोई आवाज आ रही है? अब जेड वाई डैश निकालते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। जेड वाई डैश जब निकालेंगे तो ये एक्स तो कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, एक्स तो कॉपी हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन एक ही फंक्शन का होगा। तो ध्यान से देखो, एक्स को तो मैंने कॉपी कर दिया, एफ का डिफ्रेंसिएशन किया तो एफ डैश वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ये आ गया एफ डैश वाई बाई एक्स। सो सिंपल। अब हम लोग निकालेंगे एट अल्फा बीटा गामा, जेड वाई डैश विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा जेड वाई डैश, एफ डैश बीटा बाई अल्फा। तो आप दो चीज को यूज करने वाले हैं, जेड एक्स डैश की जगह पे ये पूरी वैल्यू और जेड वाई डैश की जगह पे ये वाली वैल्यू। यहां तक क्लियर है? हाँ, तो अब इसको पुट करने वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में, तो जेड माइनस गामा इज इक्वल टू, जेड एक्स डैश की जगह पे ये पूरा डाल देंगे। आराम आराम से डालो, क्योंकि आराम आराम से करोगे तो एक बार में सही आएगा, जल्दीबाजी में करोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। माइनस बीटा बाई अल्फा, मेरे से भी बहुत बार मिस्टेक हो जाता है जल्दीबाजी में करने पे, फिर बच्चे टोकते हैं कि मैम यहाँ पे गलती थी, या बाद में मैसेज करते हैं, तो ये सबसे हो जाता है जल्दीबाजी में। जेड एक्स डैश इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस जेड वाई डैश इंटू वाई माइनस बीटा, तो जेड वाई डैश इज एफ डैश बीटा बाई अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा। क्लियर? ये हो गई जेड माइनस गामा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जेड माइनस गामा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से सुनना, इस पूरे चीज को एक बार एक्स के साथ फिर एक बार अल्फा के साथ, तो माइनस बीटा बाई अल्फा एक्स एफ डैश बीटा बाई अल्फा प्लस एक्स एफ बीटा बाई अल्फा। अब अल्फा से करेंगे तो एक अल्फा नीचे में है, अब अल्फा से कर रहे हैं तो माइनस बीटा बाई अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बीटा बचेगा, तो माइनस अल्फा से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो बच जाएगा प्लस बीटा एफ डैश बीटा बाई अल्फा, और इधर करेंगे तो माइनस अल्फा एफ बीटा बाई अल्फा। अब इधर करेंगे y और बीटा के साथ, तो प्लस वाई एफ डैश बीटा बाई अल्फा
माइनस बीटा एफ डैश बीटा बाई अल्फा, कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं? ये दोनों तो साफ साफ कैंसिल हो रहे हैं। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक्स दो जगह दिख रहा है ना, एक्स और एक्स एक जगह कर दोगे बात बराबर ही है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जेड माइनस गामा इज इक्वल टू, अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा माइनस बीटा बाई अल्फा एफ डैश बीटा बाई अल्फा प्लस एफ बीटा बाई अल्फा। ये एक्स आ गया। अब वाई के साथ क्या आ गया? तो वाई एफ डैश बीटा बाई अल्फा, और ये तो बिल्कुल कांस्टेंट ही है, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको एनालिटिकल क्वेश्चन कहेंगे बच्चे, मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब क्वेश्चन में था कि प्रूव करना है, शो डैट करना है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो अब ओरिजिन से पास करने के लिए पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग x is equal to 0, y is equal to 0 and z is also equal to 0। देखो क्या मिलता है हमें। तो हमें मिलेगा 0 डाल दिए तो माइनस गामा, इधर x की जगह पे 0 डाल दिए, z की जगह पे 0 डाल दिया और y की जगह पे 0 डाल दिया, तब तो ये पूरा ही 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आ गया माइनस एल्फा एफ बीटा बाई अल्फा। अब एक जगह सबसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन 1 में जो मैंने रखा था, गामा इज इक्वल टू अल्फा एफ बीटा बाई अल्फा, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारा कर्व पे लाई कर रहा है। तो अब इसको पुट करने की बारी आ गई। गामा इज इक्वल टू अल्फा, माइनस था तो रख दो, गामा इज इक्वल टू अल्फा एफ बीटा बाई अल्फा, इधर भी आ गया माइनस अल्फा एफ बीटा बाई अल्फा। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू मतलब सेटिस्फाइड, सो सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ओरिजिन जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पे लाई करता है, मतलब प्लेन में ही लाई करता है। सो प्लेन passes through origin, so plane passes through origin। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आते तो फिर हम क्या लिखते कि प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू द origin। क्लियर बच्चे, बात आई समझ में? हेलो, हाँ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं एग्जाम में। अब सेम टू सेम नहीं देने का मन होगा तो ये फंक्शन का फॉर्म बदल देंगे, यहाँ पे कुछ और दे देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ओरिजिन हटा करके कुछ 1 1 2 ऐसे कुछ डाल सकते हैं, तो मेथड वही होगा बढ़ने का तरीका। तो आज के क्लास में देख लें कि हम लोगों ने पहले से प्री प्लान क्या किया था कि होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे, कर लिया। टेंजेंट प्लेन में शो डैट वाला क्वेश्चन करेंगे, वो भी कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन। इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ये तो चैप्टर 15 का जान है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। तो आप ऊपर में हेडिंग दें सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन। इसमें अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, उन सारे टॉपिक का यूज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस में, डिसीजन लेने में। और भी बहुत सारे आएंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन, वो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पहचानने का, वो सब मैंने असाइनमेंट में करा रखा है, तो आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मेन है वो तो करना ही करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखें, फॉर दी कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट याद है? मैंने फर्स्ट डे ही क्लास में आपको बताया था। फॉर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन explain the MPL। MPL छोटा सा लिख देते हैं, इसको पढ़ते क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर। तो MPL, MPK,
MPK का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल, और MPT यानी मार्जिनल प्रोडक्ट टू लैंड, ये तीनों निकालना है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कहीं पे माइक्रो मैक्रो में? हेलो, अभी तक पढ़ने का मौका मिला है आपको ऐसा कुछ? चलो, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थर्ड सेम में ये सारी बातें आपको पढ़नी है। थर्ड सेम का जब आप माइक्रो पढ़ोगे तो आपको बहुत जगह लगेगा कि अरे ये तो हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, वही सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होगी। तो मैथ्स पढ़ाया ही तो इसीलिए जा रहा है ना, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, ताकि आपको इकोनॉमिक्स को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो मैथ्स से तो कोरिलेट आप कर ही पाओगे सारे टॉपिक्स में। तो सबसे पहले ना हमें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो विथ L as labor, K as capital, and T as land, our Cobb-Douglas production function, our Cobb-Douglas production function is, Cobb-Douglas production function को लिखेंगे f as a function of KLT, कुछ भी आप लिख सकते हो LKT या KLT, क्योंकि आपको मौका मिला है खुद से फ्रेम करने का, तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा A, K to the power A, L to the power B, T to the power C, where A, B, C तीनों आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा ये तीनों। फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि साइन भी हमें डिस्कस करना होगा ना, तो इन तीनों को आप फ्रैक्शन में मान लो 0.1, 0.2, 0.3 कुछ ऐसा मान लो। अब पहला चीज निकाल रहे हैं MPL। मार्जिनल वर्ड से मीनिंग आप क्या समझते हो? मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, कुछ ट्राई कर सकते हो? यस कृतिका, हेलो, यस सुमेधा। मार्जिनल एनालिसिस आपने पढ़ा है कभी? चलो मार्जिनल डिमांड ही बता दो। मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर क्वांटिटी 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है तो उसमें कितना चेंज आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर का मतलब होता है कि अगर हम लेबर को 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा। मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, इतना तो बता सकते हो। अगर हम लेबर 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल सी बात है भाई, कोई भी इनपुट फैक्टर बढ़ाओगे प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। वैसे ही डेल एफ बाई डेल के भी पॉजिटिव होना चाहिए, थ्योरेटिकली डेल एफ बाई डेल टी भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेल का मतलब होता है, आपने रेट मेजर पढ़ा होगा 11th-12th में, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो वाई में कितना चेंज हो रहा है, यही बताता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव ये बताएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ये बताएगा कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कैपिटल जितना पहले लग रहा था उतना ही अभी भी लग रहा है, लैंड पहले जितना हम लोग ऑक्यूपाई किए हुए थे अभी भी उतना ही है, बस लेबर बढ़ाए तो डेल एफ बाई डेल एल से निकलेगा एमपीएल। पहले ये बात क्लियर हो गई। तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव यही होता है, रेट मेजर भी बोलते हैं डीवाई बाई डी एक्स को। डीवाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर आपने टॉपिक पढ़ा होगा 11th-12th में या फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि जब x 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो y कितने यूनिट से चेंज होगा। तो MPL के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट है तो हमेशा एक से ही चेंज करते हैं नीचे वाले को। तो अब बताओ तो जरा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। A कांस्टेंट है, कॉपी हो गया। L वेरिएबल है अभी हमारा, तो K को कॉपी कर दो, T को भी कॉपी कर दो, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? डेल बाय डेल एल खाली L टू द पावर B का होगा।
अब ए के टू द पावर ए टी टू द पावर सी, इसका बी आ गया नीचे, एल टू द पावर बी माइनस 1। अब इसका साइन बताओ कि क्या होगा। एमपीएल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, ए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब के पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है। एंड व्हाट अबाउट बी? बी भी फ्रैक्शन है, लाइक 0.2 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे मैम इसका पावर तो नेगेटिव हो गया, कैसे? सोचो ना जरा। अगर 0.2 माइनस 1 की बात करें तो माइनस 0.8, माइनस 0.8 से क्या फर्क पड़ जाता है, ये नीचे आ जाएगा, 1/L टू द पावर 0.8 हो जाएगा, होएगा तो पॉजिटिव ही। पावर नेगेटिव होने से वैल्यू थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, ये तो नीचे चला आता है, वैल्यू रहता है पॉजिटिव ही है। बेस पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है। बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना पड़ेगा, वो भी इसी के जैसा है। वहाँ भी एमपीएल एमपीके निकाल करके और साइन डिस्कस करना है। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई दिक्कत एमपीएल में? तो चलो अब एमपीके निकालते हैं। एमपीके निकालेंगे तो अब इस बार ए बाहर, एल टू द पावर बी बाहर, टी टू द पावर सी बाहर, और होगा इस बार के टू द पावर ए का डिफ्रेंसिएशन। तो अब डायरेक्टली कर दें, ए के टू द पावर ए माइनस 1। फिर से वही लॉजिक, ए पॉजिटिव है, के का पावर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। वैसे ही एमपीटी करेंगे, एमपीटी करेंगे। एमपीटी में ए के टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, सी नीचे आ जाएगा, टी टू द पावर सी माइनस 1। फिर से वही बात, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, भले ही पावर नेगेटिव हो लेकिन वैल्यू तो पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। और बिल्कुल थ्योरेटिकली सजेस्ट भी हो रहा है, भाई हम कोई भी एक इनपुट फैक्टर बढ़ाए, चाहे लेबर बढ़ाए, चाहे कैपिटल बढ़ाए, चाहे लैंड बढ़ाए, प्रोडक्शन तो हर हाल में बढ़ना है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तक चलते हैं। एमपीएल क्या था हमारा, ए के टू द पावर ए, टी टू द पावर सी, बी एल टू द पावर बी माइनस 1। अब एक काम करो, मेरे कहने पे अभी आप फिलहाल निकालो एमपीएलएल, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, उसको दोबारा लेबर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट एक बार करके देखो, दोबारा लेबर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा। फिर से ए कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इतनी सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी, होगा डिफरेंशिएशन इस चीज का, b माइनस 1 नीचे, l टू द पावर b माइनस 2। अब ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, भले ही पावर नेगेटिव, लेकिन ये क्या, b माइनस 1 के बारे में क्या कहना है आपका, ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि b जो था वो 1 से छोटा था, तो b माइनस 1 इस साइड आकर के लेस देन 0 हो जाएगा। ये सब ना इनइक्वालिटी का काम किया करो रफ वर्क में, थोड़ा सा ना हैंड फ्री हो जाएगा, तो बहुत जगह शो करने में काम आता है। क्योंकि आप वहाँ बातें नहीं कर रहे हो ना एग्जामिनर के साथ, वो कैसे मानेगा कि आपने इसको नेगेटिव मान लिया है। तो ये सब छोटा छोटा साइड में ब्रैकेट में हमें शो करना पड़ता है। इनइक्वालिटी का बड़ा रोल होता है, जो चैप्टर 1 में आपको इनइक्वालिटी पढ़ाया गया था ना उसका। अब एमपीएल नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? MPLL is negative, what does it mean? ध्यान से सुनना। पहली बार मैंने लेबर का 1 यूनिट बढ़ाया, सपोज करो 1 यूनिट ऑफ लेबर रिप्रेजेंट्स 1 लेबर हेयर, या 100 लेबर को 1 यूनिट मान रहे हैं। 100 वर्कर्स मैंने हायर किया और उन्होंने प्रॉफिट मुझे दिया 2 लाख का पर डे, 2 लाख का प्रॉफिट दे रहे हैं वो लोग पर डे। अब नेक्स्ट, ये 1 यूनिट ऑफ लेबर है, 1 यूनिट ऑफ लेबर है। अब नेक्स्ट 100 अगर हम वर्कर बढ़ाएंगे तो क्या वो भी 2 लाख तक का ही मुझे रिटर्न देंगे, या फिर कम देंगे या ज़्यादा देंगे? कुछ आइडिया? कम देंगे, लेस देन 2 लाख।
1.75 लाख सपोज करो। अब आप कहोगे मैम ये चमत्कार कैसे हो गया, पहले बार में आपने 100 वर्कर बढ़ाया तो 2 लाख का हुआ, दूसरे बार में 100 वर्कर बढ़ाया तो सिर्फ 1.75 लाख, आप क्यों कह रहे हो, कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आया है नेगेटिव। आप सिर्फ एक ही इनपुट फैक्टर को बढ़ाते जाओगे तो पहली बार में जितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला था, हो सकता है कि सेकंड चांस में आपको उतना ना मिले, उससे कम मिले, क्योंकि आपने दूसरे इनपुट फैक्टर्स को तो बढ़ाया नहीं। अब आप 100 वर्कर जब पहले बार लाए थे तो सपोज करो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स बचा होगा, लैंड सफिशिएंट होगा, कैपिटल भी सफिशिएंट होगा। अब दूसरा जब 100 वर्कर का स्लॉट लाए तो अब लैंड बचा ही नहीं है उनके काम करने के लिए, कैपिटल भी बहुत कम है, रिसोर्सेज भी बहुत कम है, तो वो उतना यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे और उतना प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? इसलिए बिजनेस में कहा जाता है कि जब भी आपको बढ़िया ग्रोथ चाहिए तो आप ओवरऑल सारे इनपुट फैक्टर्स पे फोकस करो, सिर्फ एक ही मत बढ़ाते रहो। तो अगर आप वर्कर बढ़ा रहे हो तो फिर आपको और क्या बढ़ाना चाहिए, लैंड भी बढ़ाना चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो MPLL नेगेटिव का मतलब यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऐसा सिर्फ MPLL के साथ नहीं हो रहा है। आप MPKK निकालो वहां भी नेगेटिव आएगा, आप MPTT निकालो वहां भी नेगेटिव आएगा, आप MPTT निकालो वहां भी नेगेटिव आएगा। आप एक बार निकाल करके देखो ना, MPKK निकालोगे, MPK ये रहा, इसमें जब KK निकालोगे तो फिर से ये A-1 नीचे आ जाएगा, तो AL टू द पावर B T टू द पावर C A-1 और K टू द पावर A-2, इसकी वजह से फिर से नेगेटिव। वैसे ही MPTT निकालोगे तो ये C-1 नीचे आ जाएगा, तो AK टू द पावर AL टू द पावर B C, फिर C-1 T टू द पावर C-2, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक ही फैक्टर को आप बार बार बढ़ाओगे तो उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा जितना पहली बार में मिला था। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सो डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब अब वो रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न कम मिल रहा है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को प्रूव कर रही ये तीनों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसका मतलब है कि इफ वी कीप ऑन increasing the same input factor, increasing the आप लिख लो, increasing the same input, the return may not be same as before, it is slightly decreased, which is law of diminishing return। अब आप कहोगे तो मैम हमें क्या करना चाहिए, अब ध्यान से सुनो। आपने पहले बार में सपोज करो MPK बढ़ाया, दूसरे बार में कोई और फैक्टर ले लो, MPKL ले लो, तो इसके लिए आपको MPK को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा L के रिस्पेक्ट में। MPK क्या था, AK टू द पावर A-1 L टू द पावर B T टू द पावर C। इसको जरा यूज करके देखो, L के रिस्पेक्ट में यूज करोगे तो AK टू द पावर A-1 B L टू द पावर B-1 T टू द पावर C, अभी भी ये पॉजिटिव है। तो देखो ये बढ़िया बात है ना कि कैपिटल बढ़ाया फिर लेबर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिटर्न अब इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपको सारे इनपुट फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो या नहीं, यहां तक खत्म हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको ट्राई करना है, हम 2 मिनट का मौका देंगे। इसमें आपको कंप्यूट करना है FL डैश एंड FK डैश and discuss their sign for FKL is equal to A
k टू द पावर a l टू द पावर b e टू द पावर c k बाई l, ये सब e की पावर में है। फंक्शन समझ में आ गया, a k टू द पावर a l टू द पावर b e टू द पावर c k बाई l। तो इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और फिर उसका साइन डिस्कस करें। तो 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग करो इसको। तो सारे बच्चों ने कर लिया है, तो अब जरा देखें कि क्या इसमें होना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ के एल इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। तो अब इसका जब एफ एल डैश निकालेंगे तो एल 2 जगह पे है बच्चे, ये और एक यहाँ भी, तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ए टू द पावर के, ए को तो बाहर रख दिया हम लोगों ने, एल टू द पावर बी को भी कांस्टेंट रखा और इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो e टू द पावर सी के बाई एल का, तो e का तो पहले कॉपी हो जाता है, और फिर सी के बाई एल का जब l के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c और k कांस्टेंट माइनस 1 बाई एल स्क्वायर। बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? k को हर जगह कांस्टेंट लेना है, सिर्फ l का करना है। नेक्स्ट राउंड में इसको कांस्टेंट रखेंगे, e टू द पावर सी के बाई एल को रख दिया, और l टू द पावर b का हो गया b l टू द पावर b माइनस 1। अब देखो इसमें से कॉमन लेना है, e टू द पावर सी के बाई एल, e टू द पावर सी के बाई एल बाहर, और मुझे ये बताओ l से कैंसिल होगा, ये l स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा b माइनस 2। अब हमारे पास l का 2 पावर है, एक है l का पावर b माइनस 2 और एक है b माइनस 1। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बाहर? बहुत मुश्किल सवाल मैंने पूछ दिया। एक तरफ है एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग और एक तरफ है एक्स क्यूब समथिंग समथिंग, इसमें से क्या कॉमन बाहर ले सकते हैं दोनों में से? ठीक है, आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि इसका पावर कम है और जो डिफरेंस होगा वो बच जाएगा समथिंग समथिंग प्लस एक्स इंटू समथिंग समथिंग। तो वैसे ही b माइनस 1 और b माइनस 2 में से कौन सी वैल्यू छोटी है? b माइनस 2 छोटी है, जस्ट तो वही बाहर ले पाएंगे ना। तो l टू द पावर b माइनस 2 को बाहर लेंगे, और कुछ ले सकते हैं? नो, ये बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, बचा ये माइनस सी के, ये बाहर जा चुका है, एक b रहता है और एक l रहेगा क्योंकि डिफरेंस एक l का है। अब देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, e टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बात यहाँ पे आकर के रुकती है, तो लिखेंगे एफ एल डैश इज पॉजिटिव इफ माइनस सी के प्लस बी एल इज पॉजिटिव, दैट इज बी एल इज ग्रेटर देन सी के, या फिर एल बाई के रेशियो इज ग्रेटर देन सी बाई बी। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ये सब चलेगा। तो ये कंडीशनल हो गया, मतलब इतना सीधे तरीके से नहीं आने वाला, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब निकालते हैं हम लोग एफ के डैश। जब एफ के डैश निकालेंगे तो सेम तरीके से होगा, लेकिन अब इस बार a और l टू द पावर b बाहर, और मैंने k टू द पावर a को अंदर रखा और e टू द पावर c के बाई l का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ध्यान रहे, प्रोडक्ट रूल इन दोनों पे लगा रहे, k टू द पावर a और इस पे ब्लू वाला ले लेते हैं, ये और ये इन दोनों पे लग रहा है प्रोडक्ट रूल, सो बी केयरफुल। अरे यार, जस्ट अ मिनट, वन नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप लोग करो अपना प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें भी उसी टाइप का एक कंडीशन आएगा, फिर आपको डिसीजन लेना है। अब देखो इसमें जब करोगे तो e टू द पावर सी के बाई एल, और सी के बाई एल का जब k के रिस्पेक्ट में करोगे तो k ऊपर है, तो c बाई एल बस कांस्टेंट कॉपी, k का हो गया 1।
प्लस नेक्स्ट टाइम में ई टू द पावर सी के बाई एल को रखा और के टू द पावर ए का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए के टू द पावर ए माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल बाहर चला गया और ये के टू द पावर ए माइनस 1 और के टू द पावर ए में से कौन सा पावर छोटा है बताना? के टू द पावर ए माइनस 1 तो यही बाहर आएगा ना, तो एक के बच जाएगा यहाँ पर, तो के सी बाई एल और यहाँ पर बचेगा ए बचेगा, मतलब पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, के पॉजिटिव सी पॉजिटिव एल पॉजिटिव ए पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव है, तो एफ के डैश तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन एफ एल डैश में कंडीशन लग गया। समझ में आ गई बात? एफ एल डैश में कंडीशन लग गया। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन पे, है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लें। आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। तो नेक्स्ट विल बी, आज क्लास नंबर कौन सा था? 5th था ना, तो नेक्स्ट विल बी क्लास नंबर 6th। तो 6th क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आप नोट कर लें। लेट टू डिमांड फंक्शन, चैप्टर 15, लेट टू डिमांड फंक्शंस फॉर टू products D, P1 is equal to A1 minus B1 Q1, P2 is equal to A2 minus B2 Q2 एंड जॉइंट कॉस्ट फंक्शन है, मतलब दोनों प्रोडक्ट का एक साथ, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि बन रहे एक ही फैक्ट्री में लेकिन सेल हो रहे हैं दो अलग अलग मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। P1 और P2 दो अलग अलग प्राइस हैं। तो इसमें पहला पार्ट जो है वो ये है, फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमम। हमें इसमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो दो जगह माल बेच रहे हैं तो दो जगह से प्रॉफिट कितना आ रहा है दोनों का सम करके फिर निकालेंगे, दो जगह का रेवेन्यू होगा, कॉस्ट एक ही जगह का है, और फिर इसको हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से। कर तो सकते हैं डिफ्रेंसिएशन से भी, लेकिन वो पढ़ेंगे चैप्टर 17 में, अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए अभी फिलहाल चैप्टर 15 में हम लोग क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से करेंगे। तो बी में है प्राइस निकालना है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, और सी में है मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। तो एक ये है, इसके नेक्स्ट वाला एक वेज वर्कर लेबर से होगा, वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और फिर इसके साथ ही क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स भी होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स भी हम लोग करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, ये 10 से 15 मिनट ले लेता है क्वेश्चन में, तो अभी उतना टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे बच्चे। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। और डिफ्रेंसिएशन हर क्लास में चल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये नहीं कि मैम ने करा दिया तो हमसे भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किया है, जैसे ये एफ एल डैश निकाला था, एफ के डैश निकाला था, ये आपको खुद से एक बार फिर से जैसे कवर करके खुद से रफ पेज पे निकालना है, और तब तक निकालना है जब तक आपका मैच ना करे। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इतना आसानी से नहीं समझ में आता, लेकिन हर क्लास में चल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, हर जगह हम लोग डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं, तो एक तरीके से हर क्लास में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली घर पे इसको होमवर्क में फिर से रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, 15 खत्म होते होते तक जब एक्सरसाइज आप करोगे तब तक आपका पार्शियल डेरिवेटिव पक्का हो चुका होगा। ठीक है, तो बच्चे अभी चैप्टर 15 में इतना ही, जिनको कोई डाउट है वो लोग वेट करेंगे मीटिंग में, और अभी तक के लिए हमारे चैप्टर 15 में इतना ही टॉपिक। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्वेश्चन we will be doing in the next class. Till then, bye bye.